मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ लोग सुकून के लिए आते हों, जहाँ लोग अपने पाप धोने आते हों। लेकिन अगर वही जगह पापों का अड्डा बन जाए, अगर उसके नीचे हजारों लाशों का समुंदर छुपा हो, क्या ये बलिया थी या फिर ऐसा राज जिसे शताब्दियों से छुपाया जा रहा हो? Welcome to Crime Paglu Diaries, where twisted minds meet dark crimes. And today, we descend into the shadows of a holy temple to uncover the chilling truth behind the Dharmasthala mass burial mystery. 11 जुलाई 2025 को बेलथांगड़ी कोर्ट में सन्नाटा छा गया जब एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति कोर्ट के भीतर आया। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और उसके साथ था एक काला बैग। उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था और वह अपने साथ दो वकील भी लाया था। उसने कोर्ट के अंदर अपना बैग रखा और धीरे से उसकी जिप खोली और उसमें से एक एक करके हड्डियां निकालनी शुरू करी, जिसमें एक खोपड़ी भी थी। मास्कमैन ने कोर्ट को बताया कि साल 1995 से 2014 तक उसे सैकड़ों लाशें धर्मस्थला के आसपास के एरिया में दफनाने के लिए मजबूर किया गया और वह उन सभी स्थानों को पुलिस को दिखा सकता है जहां पर उसने वे सभी लाशें दफनाई थी। लगभग 800 साल पहले जिसे आज धर्मस्थला के नाम से जाना जाता है, उसे तब कुडुम्बा नाम से जाना जाता था। ये गांव कर्नाटका राज्य के दक्षिण कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट के बेलथांगा क्षेत्र में नेत्रावती रिवर के किनारे है। आज यहाँ रोजाना लगभग 2000 से भी ज्यादा श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। गांव के मध्य में जैन प्रमुख परमाना प्रगाड़े वह अपनी पत्नी अम्मू के साथ निलाड़ी बीडू नाम के घर में निवास करते थे। एक शाम प्रगाढ़ के घर कुछ अजनबी मेहमान आए। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स वह कोई आम इंसान नहीं थे, वे थे धर्मदयास, जो इंसान के रूप में आए थे एक ऐसी जगह की तलाश में जहां धर्म का प्रचार और पालन हो सके। प्रगाढ़े और उनकी पत्नी ने अपने परंपरा के अनुसार बड़ा सम्मान और सत्कार किया, उन मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। उसी रात वह धर्मदयाल प्रगाढ़े के सपने में आए और उन्हें अपने यहाँ आने का कारण और उद्देश्य बताया और प्रगाढ़े ने बिना किसी सवाल और किसी भी चीज की परवाह करे उनकी बात मानी और उन्हें अपना निलाड़ी बीडू घर उनकी पूजा के लिए खाली कर दिया और पास में ही एक अपना नया घर बना लिया और आज भी उसी घर में उन देवयाज की पूजा होती है। कुछ समय बाद धर्मदयाज प्रगाढ़े के सपने में पुनः प्रकट हुए। इस बार उन्होंने प्रगाढ़े से कहा कि काला राहु, कालकरकई, कुमार स्वामी और कन्याकुमारी के अलग अलग मंदिर बनाए जाएं और साथ ही में चूज 2 persons ऑफ नोबल बर्थ टू एक्ट एज द ओरेकल, देवयास ओरेकल, एंड इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति भी चुने जाएं उनके सहायक के तौर पर और इसके बदले में देवयास प्रगाढ़े को ब्लेस्ड करते हैं प्रोटेक्शन, चैरिटी एंड एवरलास्टिंग फेम। प्रगाढ़े ने उनका आदेश माना और मंदिर बनवाए गए। पूजा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाया गया। ब्राह्मण पुरोहितों ने एक सुझाव दिया कि स्थानीय देवयास के साथ में शिवलिंग की स्थापना भी की जाए। तब देवयास ने अपनी वैसल अनप्पा स्वामी को भेजा, जो कदरी मंजुनाथ मंदिर से एक पवित्र शिवलिंग लेकर आया। उस शिवलिंग के चारों तरफ ही बनाया गया था मंजुनाथ मंदिर, जो आज भी विश्वास, सद्भावना और दान का प्रतीक है। 1995 में 18 साल के मिस्टर मास्कमैन को धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर में एक नई जॉब मिली। उन्हें वहां एक साफ सफाई कर्मचारी बनाया गया था। उनका काम मंदिर के पास से गुजरने वाली नेत्रावती नदी के आसपास सफाई रखना था, जिसके लिए उन्हें 25 रुपये की तनख्वाह दी जाती थी। मास्कमैन ने नोटिस किया कि मंदिर के पास वाली नदी के किनारे उसे औरतों और लड़कियों की लाशें बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलने लगी। शुरुआत में उसने सोचा कि मे बी देयर इज अ केस ऑफ सुसाइड, बट उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि जो औरतों और बच्चों की लाशें होती थी उन पे कपड़े नहीं थे और सेक्सुअल असोल्ट के निशान भी होते थे। और 1998 के बाद कोई भी ऐसा एक हफ्ता नहीं गया जिसमें उसने लाशों को ना दफनाया हो। लेकिन उस वक्त अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की बजाय उसके सुपीरियर्स उसे धमकाते थे, डांटते थे और उन लाशों को ठिकाने लगाने पर मजबूर करते थे। उनका कहना था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का भी यही हाल होगा। उसने दावा किया कि सुपीरियर्स उसे कुछ खास जगहों पर बुलाते थे
और उसे वहाँ पर लाशें दफनाने के लिए मजबूर करते थे। कई बार ये लाशें छोटी लड़कियों की होती थी और उसमें अंडरगारमेंट्स का ना होना, फटे हुए कपड़े और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान इस बात का साफ-साफ दावा करते थे जो उनके साथ दरिंदगी और असॉल्ट हुआ था। उसने बताया कि कुछ लाशों पर तो एसिड के मार्क्स भी हुआ करते थे। उसने उन लाशों में पैटर्न देखना स्टार्ट किया जिसमें आदमियों के मुकाबले औरतों और छोटी बच्चों की लाशों की गिनती ज़्यादा थी और औरतों और छोटी बच्चों की लाशों पर बहुत ही ज़्यादा घाव और चोट के निशान थे, जिसमें कि आम तौर पर ये देखा गया कि अधिकतर उन्हें गला घोंटकर मारा गया था। कभी-कभी मास्कमैन को लाशों को पूरी तरह से जलाने के लिए भी कहा जाता था, जिससे कोई भी सबूत ना बचे। इस तरह से ठिकाने लगाई गई लाशों की गिनती 100 से भी अधिक है। अक्सर वो लोग लाशों को नेत्रावती रिवर के किनारे गाड़ा करते थे, जिससे गीली मिट्टी होने के कारण लाश जल्दी गल जाए और सबूत ना बचे। जिसमें से मास्कमैन का कहना है कुछ लाशों की यादें उसे आज भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे कि उन्होंने एक किस्सा बताया, साल 2010 में दिल्ली की एक पेट्रोल पंप से 500 मीटर दूर उसे बुलाया गया, जो जगह धर्मस्थला से 30 किलोमीटर दूर थी, जहां पर उसे एक छोटी बच्ची की लाश मिली और साथ में उसका बैग भी था और फटे हुए कपड़े थे उसके, जिसमें उस लड़की की उम्र लगभग 12 से 15 साल के बीच थी। उस लड़की ने स्कूल की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसकी शर्ट और अंडरगारमेंट्स गायब थे और उसकी बॉडी पर साफ-साफ असॉल्ट के निशान थे और उसके गले के पास भी निशान थे, जिससे पता लगता था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। जिसमें उसके सुपीरियर्स ने उसे एक गड्ढा खोदने को कहा, जिसमें उस लड़की की लाश के साथ-साथ उसका स्कूल बैग भी वहीं दफन कर दिया गया। और यह किस्सा उनमें से एक किस्सों में से एक है जो आज भी मास्कमैन को परेशान करता है। मास्टरमैन ने एक और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट बताया जिसमें उसे एक 20 साल की लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी बॉडी को न्यूज़पेपर से ढका हुआ था। सुपीरियर्स ने उसे कहा कि उसकी सारी बिलोंगिंग्स, साड़ी, कपड़े इकट्ठे करे और उसे उनके साथ ही जलाने का आदेश दिया गया। मास्टरमैन ने बताया कि इन जगहों पर औरतों के साथ-साथ आदमियों को भी मारा गया था, जिसमें से उसने एक अपना वाकया सुनाया। उसका कहना था कि धर्मस्थला इलाके में जितने भी बेसहारा, भीख मांगने वाले और गरीब लोग थे, उन्हें सिस्टमैटिकली मारा गया। उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। सबसे पहले उन्हें कुर्सी से बांधा जाता था और फिर गीले टॉवल से उनका मुंह ढककर, गला घोंटकर मारा जाता था। उसका कहना था कि ये मर्डर्स उसकी मौजूदगी में हुए थे। अब 2014 आ चुका था। तब तक उसे वहाँ पर काम करते हुए 20 साल हो गए थे और उसका कहना था जो मेंटल प्रेशर उसे पड़ रहा है, अब वह उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। फिर एक दिन मंदिर के सुपरवाइज़र से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने उसके परिवार की एक लड़की को सेक्सुअल हरैस किया, जिसके बाद उसे समझ आ चुका था कि अब वहाँ से अपने परिवार को लेकर भागने का समय आ चुका है। फिर दिसंबर 2014 में वह अब अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग गया और किसी को भी अपने ठिकाने के बारे में नहीं बताया। उसने बताया कि तब से वह अपने परिवार के साथ समय-समय पर अपना निवास स्थान और टाइम टू टाइम अपना स्टेट बदलता रहता है, जिससे वह किसी की पकड़ में ना आए और अपनी बात की सच्चाई दावे को साबित करने के लिए उसने एक जगह पर जाकर खुदाई की और वहाँ से कंकाल को निकाला, जिसे उसने अपने वकीलों के साथ मिलकर कोर्ट में एज़ अ प्रूफ सबमिट किया फ़ोटोज़ के साथ में। मास्टरमैन ने पुलिस और कोर्ट को बताया कि वह कोई भी टेस्ट करवाने के लिए तैयार है जिसमें ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ शामिल हो और वह उन जगहों को भी पुलिस को बताने के लिए तैयार है जहां पर उसने लाशों को दफनाया था। मास्टरमैन और उनके वकील जानते थे कि अगर वह कंप्लेंट करते हैं तो मास्टरमैन की जान को खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने सारी बातें एक लेटर में लिखकर 3 जुलाई को 2025 में एक पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी। मास्टरमैन सच बताने और गुनहगारों की पहचान करने के लिए तैयार थे। बस उनका एक मांग थी कि उनके और उनके परिवार के लिए एनोनिमिटी और सुरक्षा दी जाए। मिस्टर मास्टरमैन का कहना था क्राइम के आरोपियों का लिंक धर्मस्थला के मंजुनाथ टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेटर से है। जब धर्मस्थला के लोकल्स को इस कंप्लेंट के बारे में पता चला, तब उन्होंने धर्मस्थला इलाके के आसपास में जितने भी अब तक 20 साल के केसेस हुए थे, महिलाओं और छोटी बच्चों से जुड़े हुए, उनकी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, जिनकी गिनती 400 से अधिक है। धर्मस्थला और उसके आसपास के इलाकों में 1980 से ही रेप और मर्डर विक्टिम्स की लाशें मिलने को लेकर सालों से बार-बार प्रोटेस्ट हो रहे थे। ये प्रोटेस्ट छोटे थे पर परसिस्टेंट थे, जिन्हें अक्सर लोकल ग्रुप्स, फैमिलीज और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लीड करती थी।
फिर 2012 में शहर भर में जस्टिस फॉर सौजन्या मूवमेंट के साथ फिर से प्रोटेस्ट भड़क उठे, जब एक और टीनेजर का रेप और मर्डर कर दिया गया। वह केस आज तक अनसॉल्व्ड है। 1987 में शहर के लोगों ने 17 साल की लड़की पद्मलता के मर्डर और रेप के विरोध में शहर भर में मार्च निकाले। इन मार्च से यह साबित हुआ कि प्रभावशाली लोग इस क्राइम के पीछे थे, जिसके चलते उन्होंने दबाव और धमकी देकर इन मार्च को जल्द ही बंद करवा दिया। इस चीज को लेकर कई दशकों से फैमिलीज और लोकल पॉलिटिकल ग्रुप ने प्रोटेस्ट किए और इस चीज का उन्होंने मेमोरेंडम भी अथॉरिटीज को दिया, जिसमें उन्होंने 2003 में मेडिकल स्टूडेंट अनन्या भट्ट के गायब होने के केस को मास ग्रेव और अननेचुरल डेथ के बड़े आरोपों से जोड़ा है। धर्मस्थला मंदिर का प्रशासन लंबे समय से हेगड़े परिवार के कंट्रोल में है। जब 2012 में सौजन्या, जो कि धर्मशाला में रहने वाली एक 17 साल की लड़की थी, उसके रेप और मर्डर के बाद यह परिवार पब्लिक स्क्रूटनी से घिरा गया। उसकी लाश एक जंगल में मिली, जहां पर उसके शरीर पर सेक्सुअल असोल्ट और बेरहम हिंसा के निशान थे। सौजन्या के परिवार ने लगातार आरोप लगाया है कि इस अपराध के दोषियों के तार मंदिर के नेताओं से जुड़े हुए हैं। बालन, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के एक लॉयर हैं, उन्होंने दिस वीक इन एशिया को बताया कि लगभग धर्मस्थला और उसके आसपास के इलाकों में 367 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं और उनका कहना है कि मंदिर से सीधा टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। यह अपने आप में ही एक किंगडम है। मंदिर के पास 75,000 स्टाफ और कम से कम 40,000 करोड़ की आमदनी है सालाना। इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन हुआ, जिसमें एसआईटी टीम के सीनियर ऑफिसर का कहना है कि यह केस कोई मामूली केस नहीं है। अगर मास्क मैन की बात को सच माना जाए और इसकी जांच की जाए तो इसमें काफी कोल्ड केसेस उजागर हो सकते हैं। एसआईटी टीम अब संभावित डेटाबेस तैयार कर रही है, जिनमें लोगों का बाद में चलकर डीएनए डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। लेकिन यह काम कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अब तक वहां पर 2016 तक कोई भी धर्मस्थला में पुलिस स्टेशन नहीं था, इसमें कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं है। तो अब ये काम थोड़ा मुश्किल है। पिछले 2 दशकों की एफआईआर को छानना, पता करना कौन कौन लापता हुआ है, क्या हुआ है, तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। अगर रिमेन से डीएनए निकाल भी लिए गए तो मैचेस ढूंढना बेहद मुश्किल होगा और सिर्फ कंकालों यानी स्केलेटन से रेप और मर्डर जैसे अपराधों को साबित करना या पता करना आसान नहीं होगा। फिलहाल एसआईटी में 24 सदस्य हैं, जिसमें 4 ऑफिसर्स हैं। लेकिन अगर लाशों की संख्या उतनी ही होती है जैसा कि मास्क मैन ने बताया है, तो मैन पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जैसा कि मास्क मैन ने 13 साइट्स बताई हैं जहां पर उसने लाशों को गाड़ा है, अब तक जितनी भी खुदाई हुई है ज्यादातर जगहों से कुछ नहीं मिला। एक जगह पर अधूरे कंकाल बरामद हुए हैं, जिन्हें अभी फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। ऑफिशियल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो अभी भी लेबोरेटरी और ऑफिशियल रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एज ऑफ 25 अगस्त 2025 एसआईटी टीम ने मास्क मैन को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जो उन्होंने कंकाल रिमेन्स कोर्ट और पुलिस को सबमिट किए थे वो किसी औरत के सेक्सुअली मतलब किसी भी औरत के नहीं है, वह एक आदमी के कंकाल है। फिलहाल वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड द न्यूज़।